वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 4 अक्टूबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में है। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग कर देना, मतलब कि भारतीय नागरिकता को छोड़ देना। कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी हाल ही में भारत की नागरिकता को छोड़ देने की प्रक्रिया को थोड़ा सा आसान कर दिया है। अब फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकेगा और विद इन 60 डेज रिनंसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? क्या भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों में बढ़ोतरी हो गई है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा गवर्नेंस की सहूलियत के लिए किया गया है। इसके पहले कि हम उन प्रावधानों को समझे या बदलावों को समझे जो अभी किए गए हैं, हम नागरिकता संबंधी प्रावधानों को जो हमारे संविधान में दिए गए हैं देख लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का जिक्र है। नागरिकता का मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप इज अ स्टेटस। नागरिकता स्टेटस होती है जो कोई राज्य अपने लोगों को देता है। अगर किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा नागरिकता दे दी गई या किसी देश के द्वारा नागरिकता दे दी गई, इसका मतलब यह होता है कि वो व्यक्ति उस स्टेट या उस देश का फुल मेंबर बन चुका है और उस देश के द्वारा दिए जाने वाले सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को अब वो एंजॉय कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहता है तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, वो व्यक्ति अपनी फुल एज और कैपेसिटी में अपनी स्वेच्छा से ये डिक्लेरेशन कर सकता है कि वो भारत की नागरिकता को छोड़ रहा है। इसके बाद वो इसके लिए एक फॉर्म अप्लाई करता है और कुछ दिनों के बाद उसे रिनंसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन हो सकता है कि वॉर की कंडीशन में ऐसे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि वॉर की कंडीशन में एक बात का खतरा हमेशा रहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन दुश्मन देश को शेयर की है और उसके बाद वो देश की नागरिकता ही छोड़ देता है, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। इसीलिए उस दौरान ऐसी अनुमति नहीं दी जाती। अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता छोड़ दी तो उसका जो माइनर चिल्ड्रन है, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा, वो भी अपनी नागरिकता खो देगा। यद्यपि 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद अगर वो चाहे तो वो भारत की नागरिकता को रिज्यूम कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तरीका है टर्मिनेशन। अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली किसी दूसरे देश की नागरिकता एक्वायर कर लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन वॉर के दौरान इसकी भी अनुमति नहीं दी जाती। कारण वही है, दे भी सकते हैं, यूजुअली नहीं देते। तीसरा तरीका है डिप्राइवेशन। अगर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया है या देशद्रोह किया है तो उसकी नागरिकता को सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म कर सकती है। कंपल्सरी टर्मिनेशन, ऐसा किन स्थितियों में किया जा सकता है? पॉइंट नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति ने फ्रॉड करके इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर किया हो और वो बात उजागर हो जाए तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाता है, उसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तब भी उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर उसने कोई जानकारी दुश्मन को वॉर के दौरान शेयर की है तो भी उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। यह देशद्रोह होगा। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी देश को पीस की कंडीशन में दुश्मन देश नहीं कहा जाता। किसी भी देश को दुश्मन देश केवल तब कहा जाता है जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो। युद्ध खत्म होने के बाद कोई भी देश दुश्मन देश नहीं होता। चौथा प्रावधान है, अगर किसी व्यक्ति ने नेचुरलाइजेशन के जरिए, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है कुछ दिनों तक वहां पर रहकर, अगर नागरिकता प्राप्त करने के 5 सालों के भीतर ही उस व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए सजा मिले जिसमें कम से कम 2 साल के जेल का प्रावधान हो, तो व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर 5, अगर कोई सिटीजन 7 सालों तक भारत के बाहर रह रहा हो और उसे भारत में रहने में रुचि ना हो तो भी उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये प्रावधान है जब कंपल्सरी टर्मिनेशन का प्रावधान आता है। अभी जो बदलाव किए गए हैं नई गाइडलाइंस के मुताबिक, उनमें क्या है? अब कोई भी व्यक्ति जो नागरिकता छोड़ना चाहता है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करेगा और विद इन 60 डेज इस पूरी प्रक्रिया को रिनंसिएशन की कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहां पर एक बात और है, जब पहले कोई व्यक्ति यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन करके भारत की नागरिकता को छोड़ देता था बाय रिनंसिएशन, तो उससे ये नहीं पूछा जाता था कि आप भारत की नागरिकता क्यों छोड़ना चाहते हैं, बट अब पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है। आपको अपने फॉर्म में ये बात मेंशन करनी होगी कि आप भारत की नागरिकता क्यों छोड़ना चाहते हैं। अगला प्रावधान ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाएंगे उन्हें सबमिट किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, अगर वो व्यक्ति भारत में रह रहा है या फिर भारत के किसी मिशन पे दूसरे देश में गया हुआ है तब भी।
जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें इंटरव्यू किया जाएगा फाइनल सर्टिफिकेट देने के पहले। चौथा प्रावधान यह है कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत यह प्रावधान एप्लीकेबल रहेगा कि अगर किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता छोड़ी तो उसके माइनर चिल्ड्रन की नागरिकता भी रद्द हो जाएगी। तो ये बातें तो आपने समझ ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डायबिटीज के बारे में है। इस संबंध में इस प्रकार की एक पहली रिपोर्ट आई है जहां पर टाइप 1 डायबिटीज के जो सर्वाइवर्स थे उन पर एक स्टडी की गई। ये स्टडी मल्टी सेंट्रिक थी, मतलब इसमें कई प्रकार की चीजों को संज्ञान में लिया गया और इस स्टडी को पब्लिश किया गया एक पीयर रिव्यूड जर्नल में, एक ऐसा जर्नल जिसको सभी एकेडमिक कम्युनिटी के लोग देखते हैं कि ये बढ़िया चल रहा है कि नहीं। इस जर्नल का नाम है डायबिटीज टेक्नोलॉजी एंड थेरोपेटिक्स। इसमें इस स्टडी को पब्लिश किया गया। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको डायबिटीज के बेसिक ये होता क्या है बता देता हूं। देखिए, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं या कुछ भी कंज्यूम करते हैं उसमें शुगर का कंटेंट होता है। अब वो शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है। शुगर कंटेंट का ब्लड स्ट्रीम में मिलना जरूरी है क्योंकि तभी बॉडी की सेल्स उसे ले पाएंगी और हमारे शरीर की जरूरतें पूरी हो पाएंगी। लेकिन शुगर का आवश्यकता से अधिक हमारी ब्लड स्ट्रीम में होना अच्छा नहीं होता, इससे कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। ब्लड में जो शुगर फ्लो करता है उसे हमारे बॉडी की सेल्स सीधे सीधे कैप्चर नहीं कर पाती, इसके लिए उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। तो हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज होता है उस पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं। जो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं वो एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करती हैं। इस हार्मोन को कहा जाता है इंसुलिन। यह इंसुलिन शुगर की तरह ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है और ये सेल्स के पास जाकर उनको इंसाइट करता है, उनका एक पोर ओपन करता है जिसके माध्यम से वो शुगर कंटेंट को ब्लड स्ट्रीम में से सोख पाते हैं। इससे जो शुगर का फ्लो है ब्लड स्ट्रीम में वो मेंटेन रहता है और बॉडी की जरूरतें पूरी होती रहती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं जिसमें या तो पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, इससे शुगर का कंटेंट हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है। या दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज की वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन वो इंसुलिन उन सेल्स से जाकर जुड़ नहीं पाती और इस वजह से वो शुगर कंटेंट को नहीं ले पाते। दोनों ही समस्याओं में डायबिटीज की प्रॉब्लम आ जाती है। यहां पर अंतर टाइप 1 और टाइप 2 का है, अभी आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो डायबिटीज का मतलब आपने समझ लिया। डायबिटीज एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब ये छूने से नहीं फैलती। हमारी बॉडी के पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन जनरेट करती हैं, एक प्रकार का हार्मोन जो ग्लूकोज या शुगर को रेगुलेट करता है ब्लड में। इंसुलिन जो इनफ मात्रा में प्रोड्यूस होती है वो ब्लड फ्लो में जो भी शुगर होता है उसे रेगुलेट करते रहते हैं और उसी की मदद से जो हमारी सेल्स हैं वो सोख पाती हैं या अवेल कर पाती हैं शुगर को। डायबिटीज दो प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज सामान्यतः 14 से 16 वर्ष के बच्चों को अफेक्ट करती है। इसमें जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो इनफ मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, इससे हमारे जो बॉडी है या जो ब्लड फ्लो है उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है और डायबिटीज की प्रॉब्लम आती है। इससे निजात पाने के लिए व्यक्ति को आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है हर दिन। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। यहां पर जो हमारा पैंक्रियाज होता है वो इनफ मात्रा में इंसुलिन जनरेट कर रहा होता है लेकिन हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती, मतलब उसके साथ अटैच होकर उसकी मदद से हमारे ब्लड में से शुगर को एब्जॉर्ब नहीं करती। इस वजह से शुगर की प्रॉब्लम या डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। यह समस्या सामान्यतः 45 या उससे अधिक आयु के लोगों को होती है। टाइप 1 और टाइप 2 में बेसिक अंतर यही है कि टाइप 1 में पैंक्रियाज इनफ इंसुलिन नहीं बनाता, जबकि टाइप 2 में पैंक्रियाज इनफ इंसुलिन बनाता है लेकिन सेल्स उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। जो टाइप 2 डायबिटीज है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ज्यादातर लोगों में जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है वो टाइप 2 होती है। अक्सर बुजुर्गों में या एल्डरली लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटीज हमारे 5 मेजर ऑर्गन को प्रभावित करता है जैसे कि किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम और आंखें। यहां पर देखिए होता क्यों है। अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, कुछ ऐसा खाते हैं जिससे ओवरवेट हो जाए, ओबेसिटी हो जाए या तंबाकू का कंजम्पशन करें, इन वजहों से डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। कुछ ऑब्जर्वेशन जो स्टडी में आई उसकी बात करते हैं। जो स्टडी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें यह कहा कि गया कि जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ स्पैन घटती चली जाती है तब भी जबकि वो हर दिन इंसुलिन का कंजम्पशन करते रहे। इसके अतिरिक्त वो सब्जेक्ट्स जो इन तीनों को कंट्रोल कर पाए जैसे कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत बढ़िया रहा,
लिपिड प्रोफाइल यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट रहा वो भी बढ़िया आया और उनको कॉम्प्लिकेशंस भी कम हुई। इस तरीके से वो अपनी लाइफ स्पैन को इंक्रीज भी कर पाए। अगर टाइप 1 डायबिटीज के इंडिया में प्रेवलेंस की बात करें तो इंडिया में 95,000 चिल्ड्रन टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित रहे हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। और ये जानकारी 9th इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के मुताबिक आपके सामने रखी गई है। इस संबंध में देखिए, सरकार का एक इनिशिएटिव है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक्स, जो ब्रेन में देखने को मिलता है। इस इनिशिएटिव को 2010 में 21 राज्यों के 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य ये था कि लोगों को इन सभी बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाए, इनको शुरू में ही डायग्नोज करके अच्छी तरीके से केसेस को मैनेज करके रेफर कर दिया जाए, ताकि हम और बेहतर तरीके से इन्हें हैंडल कर सकें। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, हमारे हेल्थ इंफ्रा को बेहतर किया जाए ताकि इनका इलाज बेहतर हो सके या प्रिवेंट किया जा सके, केयर की जा सके। स्पेसिफिकली यहां पर देखिए, केयर करके हम थोड़े इसके इफेक्ट्स रिड्यूस कर पाते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च किया गया था ताकि लोग अवेयर हों और हेल्दी बन के इन सब बीमारियों से थोड़ा सा निजात पा सकें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में है। अभी हाल ही में सरकार ने इस स्कीम को 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। 4.5 लाख करोड़ का क्रेडिट है इस स्कीम के तहत। ये कोई नई स्कीम नहीं है, इसे कोविड-19 क्राइसिस से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें जब भी कोई व्यक्ति बैंक या एनबीएफसी के पास लोन मांगने जाता है तो बैंक उनसे गारंटी नहीं मांगता, बल्कि उन्हें लोन दे देता है। लेकिन इसमें तो बैंक के पैसे के डूबने का खतरा होगा। यही तो गारंटी सरकार दे रही है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, सरकार की ओर से गारंटी दे दी जाएगी कि आप एमएसएमईज को लोन दीजिए, आपका पैसा नहीं डूबेगा तो हम भरेंगे। क्रेडिट जो है वो एक गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी के रूप में दिया जाएगा। जैसे कि गारंटी सरकार की ओर से एनसीजीटीसी यानी कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी के द्वारा ली जाती है। ये कोई गारंटी फी चार्ज नहीं करेंगे उन लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से जो एमएसएमईज को लोन देंगे। इसमें ब्याज की दर को भी फिक्स किया गया है, मतलब आप बिना किसी गारंटी के लोन दे रहे हैं तो मनमाना ब्याज नहीं मांग सकते। इसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बैंक को ब्याज दर को 9.25% पे कैप किया गया और एनबीएफसी जो कि हमेशा ही ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसमें भी 14% का कैप लगा दिया गया। कौन एलिजिबल है? कोई भी ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज या एमएसएमई जिनके पास ऑलरेडी 50 करोड़ का लोन तो है, बट उन्होंने फरवरी 29, 2020 तक अपने लोन को अच्छे से हैंडल किया, उसकी मंथली पेमेंट ब्याज वगैरह जो था वो टाइम से दिया और उनका टर्नओवर 250 करोड़ तक है, तब भी वो ये लोन ले सकते हैं। पहले ये कैप 25 करोड़ का था, बाद में इसे बढ़ा के 50 किया गया कि और ज्यादा लोग लोन ले सकें। बेनिफिट्स स्कीम के ये हैं कि अगर कोई सेक्टर था जो फरवरी 2020 तक बढ़िया काम कर रहा था लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से अफेक्ट हुआ, तो उसे इजी क्रेडिट मिल जाएगा और उसे सहूलियत हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेरियम के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो सीबीआई के द्वारा की गई थी, यह ऑब्जर्व किया या बताया कि जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री है तमिलनाडु की भी, वहां पर रैम्पेंट वायलेशन हो रहा है टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स के यूज के बैन का, जैसे कि बेरियम और उसका साल्ट। इसका इस्तेमाल बैन किया गया है फायर क्रैकर इंडस्ट्री में, लेकिन फ्रिक्वेंटली इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बेरियम एक केमिकल एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका 56 होता है, सॉफ्ट होता है, सिल्वर कलर का होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ये देखिए, इसकी रिएक्टिविटी केमिकली बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये नेचर में फ्री नहीं पाया जाता, किसी न किसी कंपाउंड के साथ अटैच होकर ये हमें नेचर में मिलता है। इसके कई प्रकार के इस्तेमाल होते हैं, जैसे इसका इस्तेमाल सुपर कंडक्टर्स के रूप में किया जाता है। फर्दर इलेक्ट्रोसेरेमिक्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोसेरेमिक्स में मतलब सेरेमिक्स, चीनी मिट्टी का इस्तेमाल जब इलेक्ट्रॉनिक पर्पज से किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोसेरेमिक्स। देखिए, बेरियम का इस्तेमाल स्टील और कास्ट आयरन में भी किया जाता है कार्बन ग्रेन साइज को इनहेंस करने के लिए। फायरवर्क में यानी कि पटाखों में इसका इस्तेमाल, पटाखों में जो चमकीला हरा कलर रंग आता है उसके लिए किया जाता है। जब आप रॉकेट फोड़ते हैं तो हरे रंग की रोशनी निकलती है, वो बेरियम की वजह से होती है। एक्सरे रेडियो कंट्रास्ट एजेंट के तौर पर भी बेरियम का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इंटरनल स्ट्रक्चर की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी और बढ़िया हो जाए। इसका इस्तेमाल रोडेंटिसाइड्स के रूप में भी किया जाता है, यानी कि रोडेंट्स, चूहे की जो प्रजातियां हैं उनको मारने के लिए एक पेस्टिसाइड के रूप में। इसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। अगर ये किसी फॉर्म में सोल्यूबल हो, किसी चीज में मिक्स हो जाए और हम उसे कंज्यूम कर लें, तो ये पॉइजनस होता है, जानलेवा होता है। इसके हाई डोजेस हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, कार्डिक इरेगुलरिटी, ट्रेमर्स, वीकनेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब ये जहरीला होता है और नुकसानदेह होता है। बेरियम कैंसर कॉजिंग नहीं होता, कार्सिनोजेनिक नहीं होता
और ये बायो एक्यूमुलेट भी नहीं होता, मतलब एक जीव के बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए और फिर कोई और ऑर्गेनिज्म उसे कंज्यूम करे तो वो उसमें चला जाए, ऐसा बेरियम के साथ नहीं होता। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रगति के बारे में है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने 38th प्रगति मीटिंग को चेयर किया। मल्टीपर्पज मल्टी मॉडल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है प्रगति। 2015 में लॉन्च किया गया था। पीएमओ ने इसे डेवलप किया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर। ऑब्वियसली इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने ही डेवलप किया होगा। इस पोर्टल का उद्देश्य था कि कॉमन लोगों के ग्रीवांस एड्रेस किए जाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या उनके खुद के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ओवरसी कर सके। इसमें 3 टियर स्ट्रक्चर है जिसमें पीएमओ, यूएन गवर्नमेंट का सेक्रेटेरिएट और चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट्स के हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। प्रधानमंत्री अक्सर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेरियस ऑफिशियल से बात करके जो स्कीम्स हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहते हैं। यह हमारे भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, ई ट्रांसपेरेंसी, ई अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है और ई गवर्नेंस का एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है रिवीजन के लिए, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सिटीजनशिप का टर्मिनेशन, अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता छोड़ता है तो उसका माइनर चिल्ड्रन अपनी नागरिकता खो देगा। बताइए सही है गलत। दूसरा, डायबिटीज केवल तभी होती है जब पैंक्रियास इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। सही है या गलत। तीसरा, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम में मिनिमम गारंटी फी चार्ज की जाएगी एनसीजीटीसी के द्वारा। सही है या गलत। बेरियम ये एक फ्री एलिमेंट है, फायरवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है उसे लाल कलर देने के लिए। बताइए सही है या गलत। प्रगति एक मल्टीपर्पज मल्टी मॉडल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, 2015 में लॉन्च किया गया। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं इसका जवाब बता देता हूं। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डायबिटीज तब भी हो सकती है जब पैंक्रियास इनफ इंसुलिन जनरेट कर रहा हो लेकिन सेल्स उसे यूज ना कर रही हो। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में कोई गारंटी फी चार्ज नहीं की जा सकती, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हुए। बेरियम फ्री एलिमेंट नहीं है और ये ग्रीन कलर के लिए यूज होता है, तो ये भी गलत हो गया। प्रगति वाला सही है। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।